आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 7 करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज पहले के जो वीडियोस हैं 6 वीडियोस उनको प्लीज जरूर देखें ताकि आप लेसन को अच्छे से समझ पाए। इस वीडियो से पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी क्या लिमिट्स थी। सबसे पहले बात करते हैं हम अनटचेबल्स की। अनटचेबल्स जो थे शुरू से ही जो है अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग समझते थे और उनके साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर। तो जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो कांग्रेस ने भी शुरू से ही अनटचेबल्स को जो है वो इग्नोर किया। कभी भी उनके डिमांड्स या उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में कांग्रेस ने ज्यादा सोचा नहीं। उसका रीजन एक ये था कि जो कांग्रेस थी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी सनातनीज के, और सनातनी जो थे वो अपर कास्ट हिंदू थे और वो कंजर्वेटिव थे, यानी कि संकीर्ण सोच थी जो कि छुआछूत में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उसके बाद गांधी जी ने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने एक बात बताई, लोगों को समझाया कि स्वराज जब तक नहीं आ सकता जब तक कि ये जो अनटचेबिलिटी है यानी कि छुआछूत है इसको खत्म नहीं कर दिया जाता, एबोलिश नहीं कर दिया जाता। उसके बाद गांधी जी ने काफी एफर्ट लगाए इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, और जो दलित लोग थे अनटचेबल्स थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ऐसे ही कुछ एफर्ट की बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करता हूं, गांधी जी ने सबसे पहले इनको जो नाम दिया हरिजन नाम दिया अनटचेबल्स को, और इनको भगवान के बच्चे जो है संबोधित करके बोलना शुरू किया ताकि लोगों के अंदर इनको लेकर के थोड़ा रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो, स्टार्ट हो। उसके बाद गांधी जी ने काफी सत्याग्रह भी लॉन्च किए इनको इनके जो राइट्स हैं वो दिलवाने के लिए, जैसे कि टेम्पल एंट्री स्टार्ट करवाई इनकी, क्योंकि गांधी जी से पहले इनको बिल्कुल भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था अपर कास्ट हिंदुओं के द्वारा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उससे इनको टेम्पल्स में एंट्री होने में या मंदिरों में आने जाने जो है वो जाने की इजाजत मिल गई। उसके बाद पब्लिक वेल्स से, यानी कि जो कुएं होते हैं गाँव में, वहां पे पब्लिक वेल्स होते हैं, वहां से पानी भरने की भी जो इन गांधी जी के ने एफर्ट लगाए ताकि इनको पानी वानी भरने दिया जा सके वहां से। उसके बाद स्कूल्स में भी गांधी जी ने काफी हेल्प करी अनटचेबल्स की स्कूल एजुकेशन दिलवाने के लिए ताकि इनका जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके और एक्सेट्रा। उसके बाद में गांधी जी ने खुद इन जो टॉयलेट्स वगैरह क्लीन किए और स्वीपिंग वगैरह की, यानी कि जो स्ट्रीट रोड्स वगैरह उनको साफ की ताकि जो अनटचेबल्स के जो काम है उनके प्रति लोगों का जो नजरिया है वो बदले। और गांधी जी ने ये काम इसलिए भी किए कि ये इंस्पायर कर सके अपर कास्ट लोगों को, यानी कि हिंदूज को जो अपर कास्ट है ऊंची जाति के हैं वो इनको एक अलग नजरिए से देखना, अच्छे नजरिए से देखना शुरू करे। और गांधी जी ने इनको ये इसलिए भी इंस्पायर किया कि जो ये सीन ऑफ अनटचेबिलिटी है यानी कि जो ये छुआछूत है इसको जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म करें, क्योंकि ये गांधी जी छुआछूत को पाप मानते थे, सीन मानते थे। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी, गांधी जी ने काफी एफर्ट लगाने के बाद भी, कुछ तो नहीं, काफी जो दलित लीडर्स थे, दलित नेता थे, उनका मानना था कि इनसे कुछ आना जाना नहीं है। मेन जो सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम्स का, दलित्स की थिंकिंग थी, दलित लीडर्स की थिंकिंग थी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, यानी कि राजनीतिक हल। उसका मतलब ये है कि इनको अलग अलग फील्ड्स में जो है वो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया जाए, और साथ ही सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी इनके लिए डिसाइड किए जाए, जिससे कि ये असेंबलीज में जा सके, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी दलित्स की। इसीलिए दलित्स ने जो है कांग्रेस से कटे हुए थे, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, इसीलिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। इसलिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स का जो पार्टिसिपेशन था वो कन्फाइंड यानी कि सीमित रह गया था महाराष्ट्र और नागपुर रीजन तक, जहां पे जो कांग्रेस का दलित ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टोटली यहां तक लिमिट रह गया था। उसके बाद बात करते हैं अंबेडकर जी की। अंबेडकर जी एक बहुत बड़े अच्छे फेमस लीडर थे दलित्स के। उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन की एस्टेब्लिश किया उन्होंने, जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। और
अंबेडकर जी जो है वो टकरा गए, मतलब आमना सामना हुआ गांधी जी का और अंबेडकर जी का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहां पे गांधी जी, अंबेडकर जी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की तो गांधी जी जो है वो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं थे, इसलिए वहां भी उनकी थोड़ी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने गेम खेला, उन्होंने जो अनटचेबल्स थे और जो अपर कास्ट हिंदू थे उनके बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट की। उसके तहत उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है वो दिया अनटचेबल्स को, यानी कि दलित्स को। इस कम्युनल अवार्ड के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दी गई दलित्स को, और उसमें 71 सीट जो है वो टोटली रिजर्व कर दी इलेक्शंस में दलित लोगों के लिए, यानी कि अनटचेबल्स के लिए। गांधी जी को ये पता चलने के बाद गांधी जी के तो जैसे रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उनका ये मानना था अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे इलेक्शन लड़ने दिया गया तो वो जो है उनका जो इंटीग्रेशन है, यानी कि वो बिल्कुल भी सोसाइटी में, यानी कि भारत के समाज में जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। और उन्होंने जो है फास्ट अनटू डेथ येरावदा जेल पुणे में स्टार्ट कर दिया, यानी कि जब तक ये चीज नहीं वापस ली जाएगी तब तक वो अपना जो है फास्ट जो है वो जारी रखेंगे। काफी लीडर्स ने गांधी अंबेडकर जी को समझाया और अंबेडकर जी मान गए इस कम्युनल अवार्ड को कैंसिल करने के लिए, और इसके बदले में गांधी जी ने उनको जो है पूना पैक्ट, गांधी जी ने उनके साथ पूना पैक्ट जो है वो साइन किया 1932 में। और इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है गांधी जी ने 71 के बदले जो है 148 सीट्स जो है दलित्स के लिए या अनटचेबल्स के लिए जो है रिजर्व कर दी थी प्रोविंशियल असेंबलीज में, काउंसिल्स में 148 सीट। और इसके साथ साथ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी स्टार्ट कर दी दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। और फिर काफी सारा समय उन्होंने इनके डेवलपमेंट में जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो गांधी जी ने डिवोट किया आगे चल करके। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी मुस्लिम्स की। ये भी सिविल डिसोबीडियंस में ज्यादा पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया। इनका एक मेन कारण था, वो कारण ये था कि जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था उसके फेलियर की वजह से, जो गांधी जी ने चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से वापस ले लिया था, तो ये मुस्लिम्स जो है उस डिसीजन से, गांधी जी के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, इसलिए ये थोड़े से अलग थलग हो गए कांग्रेस से। और मिड 20s में, यानी कि 1920 के दशक के मध्य में जो है कांग्रेस का बहुत ज्यादा एसोसिएशन यानी कि क्लोज आ गई थी जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे, जैसे कि हिंदू महासभा, उनके, जो कि मुस्लिम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि हिंदू, उनका मानना यह था कि हिंदू जो है वो कभी भी मुस्लिम्स का जो है वो भला नहीं सोच सकते, इसलिए भी जो मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस से थोड़ा सा हट गए थे, दूर हो गए थे। उसके बाद और भी डिफरेंसेस थे मुस्लिम्स के और कांग्रेस के, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन पे यानी कि प्रतिनिधित्व पे, और रिजर्वेशन पे यानी कि आरक्षण पे। मुस्लिम्स का मानना था कि उनको आरक्षण दिया जाए सेंट्रल असेंबली में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दिया जाए इन असेंबलीज में, स्पेसिफिकली ऐसे प्रोविंसेस में जहां पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि बंगाल और पंजाब, जैसे कि कांग्रेस ने बिल्कुल ही नकार दिया। जब 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे जो M.R. जयकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने बिल्कुल ही इस प्रपोजल को, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सीट्स को रिजर्व करना, इसको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया, और यहीं से ही मुस्लिम्स में और कांग्रेस में खटास जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद में मुस्लिम्स को एक डर और था कि जो इंडिया है वो मुस्लिम हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है और यहाँ पर वो सिर्फ माइनॉरिटी है और उनका भला यहाँ पे नहीं होने वाला। तो ये दो रीजंस थे। एक रीजन तो ये था अनटचेबल्स का अच्छे से इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दूसरा, मुस्लिम्स भी जो कांग्रेस से दूर थे और उनके भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि लोगों का एक साथ आना। जो लोग अलग थलग थे, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने देखा कि लोग जो है वो यहाँ पे बटे हुए हैं, तो उनका ऑपरेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया। तो लोगों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना जो है उसकी जो है स्टार्टिंग हो गई थी। उन्होंने सभी ने मिलकर के जो है ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए एकजुट हुए और उन्होंने अपनी यूनाइटेड स्ट्रगल्स जो है वो शुरू कर दी।
इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रोसेस यानी कि सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी, जैसे कि लोगों ने अपना इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, भारत के लोगों ने, और उस पर अपना प्राइड फील करने लगे। उसके बाद जो सॉन्ग्स थे, फेमस सॉन्ग थे, जिससे कि एकता की, यूनिटी की और फ्रेटर्निटी की जो भावना है, उन सॉन्ग्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो फोल्कलोर्स थे यानी कि जो फेमस स्टोरीज थी, बिलीफ्स थे, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, इनसे मोटिवेट होना शुरू कर दिया। और बुक्स जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड है और महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज है, इनसे भी जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और लोग जो है वो एकजुट हुए, और इन सब से जो नेशनलिज्म की भावना है वो इंडिया के अंदर बढ़ती चली गई। उसके बाद 20वीं सेंचुरी के लगभग स्टार्टिंग में जो इंडियंस थे, उन्होंने देश को यानी कि इंडिया को एक इमेज से यानी कि भारत माता की इमेज से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले जो भारत माता की जो इमेज थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वो बनाई थी। उन्होंने ही, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही वंदे मातरम जो है, जो हमारा बहुत फेमस सॉन्ग ये कई हाइम है, वो भी इन्होंने ही लिखा था, जो कि आगे चल करके 1870 में आनंद मठ नोल में इन्होंने इंक्लूड कर दिया था। इसके अलावा यही वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया गया और लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया इसने, वंदे मातरम ने, और मोटिवेट किया और लोगों को यूनाइट भी किया। उसके बाद अबिंद्रनाथ टैगोर ने दूसरी इमेज बनाई कुछ दिनों के बाद चल करके भारत माता की, और इसमें इन्होंने भारत माता को एक जो एस्थेटिक फिगर सन्यासन के बेस में दिखाया, जो कि बिल्कुल ही शांत थी और आध्यात्मिक थी और डिवाइन पावर्स यानी कि देवी शक्तियां इनके पास थी। उसके बाद अलग अलग आर्टिस्ट ने, डिफरेंट आर्टिस्ट ने जो है अलग अलग डिफरेंट इमेजेस इंडिया की जो है वो पेंट की अलग अलग टाइप से, जैसे कि बंकिम चंद्र ने अलग करी थी और अबिंद्रनाथ ने अलग करी और इन्होंने अलग अलग, और ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो है वो लोगों को मोटिवेट करती, इंस्पायर करती और यूनाइट करती, और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में जो है वो कंट्रीब्यूट करती। उसके बाद ये इमेजेस जो है वो सर्कुलेट होने लगी, जो पॉपुलर मीडियम्स हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू जो है पूरे इंडिया में जो है ये फैलने लगी और लोगों में जो है वो नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ती ही चली गई। उसके बाद बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने भी जो है गाथा गीत यानी कि बैलेट्स जो है इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, राइम्स को, कविताओं को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और बंगाल में जो है फोक रिवाइवल यानी कि अपने हिस्ट्री के प्रति जो प्राइड है उसका एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे ही बिल्कुल नाटेशन शास्त्री जो थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया। इसमें तमिल फोक टेल्स थी जो कि साउथ इंडिया में नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा इस बुक ने जो है वो प्रमोट किया। ऐसे ही जो अगला पॉइंट है उसमें ट्राइकलर की बात करते हैं, यानी कि झंडे या तिरंगे की बात करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में एक झंडा जो है वो उसको बनाया गया। वो झंडा जो था उसमें रेड, ग्रीन और येलो जो 3 कलर थे, जिसके उसके अंदर 8 लोटस जो है वो दिखा रखे थे, जो उस समय के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। उसमें एक क्रेसेंट मून भी दिखाया गया जो कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया और उस फ्लैग में जो 1921 में बनाया उसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट जो है वो 3 कलर जो है इसमें है। साथ में बीच में जो है एक चरखा था, व्हील, जो सेल्फ हेल्प यानी कि आत्मनिर्भरता को जो है रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद में लोगों को प्राइड होने लगा अपने अचीवमेंट्स में। अचीवमेंट्स यानी कि जो भी इंडिया की हिस्ट्री में जो लोग हुए फेमस, जो पर्सनालिटी हुए डिफरेंट फील्ड्स के, कोई आर्किटेक्चर से, कोई रिलीजन से, कोई फिलोसफी से, जो कोई साइंस से, कोई आर्ट से, कोई ट्रेड से, इनमें जो है इनसे इंस्पायर होना शुरू कर दिया। इन लोगों को लगा हाँ भाई हमारी भी जो हिस्ट्री है वो किसी से कम नहीं है और हमारी हिस्ट्री में भी जो है बहुत ही पॉपुलर पर्सन्स हुए हैं और उन्होंने अलग अलग फील्ड में जो है वो बहुत बढ़ चढ़ करके कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो लोग जो है वो इनसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगे। इसी के साथ जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी डाउट्स होंगे उस पर नई वीडियो जरूर बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।